अच्छा, रिएक्ट नेटिव के अंदर जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो सिंगल कोड होगा, यानी कि एक ही कोड से हम मोबाइल ऐप बना रहे होंगे, iOS की भी और एंड्रॉयड की भी। यही बात हमने कल डिस्कस की थी ना, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ था। मेन जो बेनिफिट है इसके अंदर, सही है। लेकिन हम कोड जो है वो तो डेफिनेटली VS कोड में ही करेंगे। जो हमारे पास ये VS कोड का सॉफ्टवेयर है, इसी में हम रिएक्ट नेटिव का कोड भी कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ हमें जो एक्चुअल में एप्लीकेशन को रन करना है, सही है, उसमें हमें वो दोनों सॉफ्टवेयर चाहिए जो नेटिव डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते थे। कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। एक सॉफ्टवेयर का नाम है, दूसरे का नाम है एक्स कोड। तो एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड हमें मेन दो सॉफ्टवेयर चाहिए अगर हमें रिएक्ट नेटिव का बिल्ड बनाना है। तो क्योंकि एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो वो मैक, लिनक्स, विंडोज सब में हो जाता है, तो हमारे पास इनमें से कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम अभी करंट हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो तो फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जब एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं तो जो हम कोड करेंगे उसकी जो आउटपुट है ना, वो फिर हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ नजर आएगी एंड्रॉयड फोन में। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर हमने उसकी आउटपुट iOS पे देखनी है तो उसके लिए फिर हमें एक्स कोड चाहिए। ये दो चीजें हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके साथ इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए कि आपके पास एक्स कोड होगा तो आप iOS ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव ने हमें एक और सोल्यूशन दिया है। वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जी, रिएक्ट नेटिव ने हमें एक और सोल्यूशन दिया है, वो क्या है? एक्सपो के नाम से। सही है, एक्सपो। अच्छा, ये एक्सपो और रिएक्ट नेटिव दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट चीजें हैं, मतलब दोनों ही रिएक्ट नेटिव का ही बेस चीजें। मतलब एक्सपो के साथ जो हम ऐप बनाते हैं वो भी रिएक्ट नेटिव की ही ऐप होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि रिएक्ट नेटिव और एक्सपो के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है। एक्सपो जो है उसके लिए आपको एप्लीकेशन को रन करने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्स कोड नहीं चाहिए। अभी तक हम बात करते आ रहे थे ना कि रिएक्ट नेटिव का अगर हमें कोड चलाना है और उसकी आउटपुट देखनी है तो हमारे पास, अगर एंड्रॉयड में देखनी है तो एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, और अगर iOS में देखनी है तो एक्स कोड होना चाहिए। लेकिन एक्सपो के साथ अगर हम एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव की बनाते हैं तो उसमें हमें एक्स कोड और एंड्रॉयड स्टूडियो की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है फिर? हाँ, मतलब अगर आप विंडो के ऊपर भी हो और आप iOS की टेस्टिंग कर सकते हो एक्सपो के थ्रू, वो पॉसिबिलिटी कैसे है उस पर हम आएंगे। ये करता क्या है, मतलब ये नेटिव टूल्स जो है रिक्वायर्ड एंड्रॉयड स्टूडियो एक्सपोर्ट, उसको इसने हाइड कैसे किया है? वो ऐसे इसने किया है कि जब हम एक्सपो में रिएक्ट नेटिव की ऐप बनाते हैं तो वो करता क्या है कि जो भी हम कोड करते हैं उस कोड को शिफ्ट करता है कहाँ पे? क्लाउड पे। मतलब समझो, वो इस कोड को जो हमारे लोकल लैपटॉप में है, इस कोड को उठा के वो ले जाता है क्लाउड में। क्लाउड मतलब ऑनलाइन कोई मशीन है, वो मैक ओएस की मशीन है, आप ऐसे समझ लो, जिसमें एक्स कोड भी है और एंड्रॉयड स्टूडियो भी है। हमारा कोड उस क्लाउड में चलाता है। उस क्लाउड में चलाने के बाद फिर हम उस क्लाउड से, हमें उसने ऐप्स दिए हुए, एक्सपो की ऐप, एक्सपो की एक ऐप उसने हमें प्रोवाइड किया एंड्रॉयड में भी, और एक्सपो की एक ऐप उसने हमें प्रोवाइड किया है iOS में भी। मतलब अगर मैं एक्सपो ये देखो, ये मतलब उसने एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अपलोड की हुई है, हम अपने एंड्रॉयड के फोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है। इसी तरह iOS के ऐप, iOS का जो एंड्रॉयड के फोन जहां से अपनी सारी एप्स डाउनलोड करते हैं उस डायरेक्टरी को हम प्ले स्टोर बोलते हैं। सबको पता है ना प्ले स्टोर का?
हम वहीं से ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना। और जब हम अपनी ऐप बनाएंगे हम भी प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे होंगे, और जहां iOS के यूजर जहां से अपनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसको ऐप स्टोर बोलते हैं। और जब हम आईफोन की ऐप बना लेंगे, iOS की ऐप बना लेंगे, उसको हम अपलोड भी कहां पे करेंगे, ऐप स्टोर के ऊपर। तो उन्होंने एक्सपो ने अपनी एक ऐप जो कि ऐसी नजर आती है, ये देखो, ये उसकी स्क्रीन हैं, ऐसी एक ऐप जो है ना वो बना के एक्सपो वालों ने कहां पे रख दी है, प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे। अब मेरे पास ये फोन है, मैं इस फोन के अंदर प्ले स्टोर से जाके एक्सपो की ऐप डाउनलोड करूंगा, सही है। फिर इधर से जो मैंने कोड चलाया हुआ है ना, जब मैं जैसे npm स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस में या नेक्स्ट जेन में npm रन टाइप करते हैं, एक सर्वर चलता है। इस तरह जब मैं रिएक्ट नेटिव का कोड करके एक्सपो के थ्रू वो सर्वर चलाऊंगा तो वो मुझे QR कोड देगा मेरे क्लाउड का। मैं उससे जब स्कैन करूंगा तो वो मेरा कोड रन करके ऑटोमेटिकली क्लाउड से मेरे फोन में चला देगा। उससे फिर वो हिडनली तौर पे ऐप स्टोर हिडनली तौर पे वो एंड्रॉइड स्टोरी और एक्स कोड की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज कर देता है, सही है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने एक्सपो में विंडो के ऊपर रहते हुए अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो, आप iOS ऐप की टेस्टिंग करना चाहते हो, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास आईफोन हो। बात समझ रहे हो, क्योंकि आईफोन होगा तो आप एक्सपो ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे और QR कोड स्कैन करके उसकी आउटपुट देखोगे। तो बात तो फिर वही है, या आपके पास मैकबुक हो, या आपके पास हैकेंटोश हो, या फिर आपके पास आईफोन हो। तो एप्पल की कोई ना कोई एक डिवाइस होगी तो फिर आप iOS की टेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है जिसके अंदर हम नेटिव कोड, नेटिव एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड नहीं इंस्टॉल कर रहे। एक्सपो एक लाइट वेट सोल्यूशन है, मतलब ये फुल सोल्यूशन नहीं है, इसने ना लिमिट कर दिया हुआ। ये रिएक्ट नेटिव के ऊपर लिखा गया है, इसने कुछ चीजों को लिमिट कर दिया हुआ। लिमिट क्या कर दिया कि इतनी ये लाइब्रेरीज चल सकती हैं, ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो एक्सपो के अंदर रहते हुए हम सब कुछ नहीं कर सकते। लिमिटेड हेलो वर्ड, छोटी मोटी एप्लीकेशन, 2-4 स्क्रीन बनानी है, इस तरह के काम हम एक्सपो में कर सकते हैं। लेकिन जो रिएक्ट नेटिव CLI वाला सोल्यूशन है, दूसरे को रिएक्ट नेटिव CLI बोलते हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, इसका अपना इंटरफेस, जो वो सोल्यूशन है उसको फिर एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड चाहिए। लेकिन उसका फायदा यह है कि उसमें दुनिया जहान की हर लाइब्रेरी मौजूद है और दुनिया का हर वो काम हो सकता है जो कि यहां पे नेटिव में हो सकता है। जो भी इधर नेटिव डेवलपमेंट में काम हो रहा था ना, जावा में, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी में, रिएक्ट नेटिव CLI में वो सारे काम हो सकते हैं। बात समझ आ गई। लेकिन रिएक्ट नेटिव एक्सपो के अंदर सारे काम फिजिबल नहीं है। तो लर्निंग पर्पस के लिए, चूंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपकी रैम कंज्यूम करेगा लैपटॉप में, ऐसे ही है। लेकिन अक्सर लोगों के पास अच्छे लैपटॉप नहीं होते, लेकिन वो स्टिल रिएक्ट नेटिव करना चाहते हैं, तो उनको एंड्रॉइड स्टूडियो जब वो चलाएंगे तो लैपटॉप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हैंग होगा, तो उनसे डेवलपमेंट नहीं होगी। तो उनके लिए एक्सपो इज द सोल्यूशन कि आप टेम्परेरी छोटी मोटी टेस्टिंग, लर्निंग वगैरह कर लो। फिर जब एक्चुअल में ऐप डेवलप कर रहे होंगे तो फिर हमें रिएक्ट नेटिव CLI पे ही जाना चाहिए। सही क्यों जाना चाहिए? क्योंकि रिएक्ट नेटिव CLI इज दी बिग सोल्यूशन जिसके अंदर एवरीथिंग अवेलेबल है, हर लेवल। डेफिनेटली बनती है ना, वही तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे। रिएक्ट नेटिव iOS एंड्रॉइड दोनों ऐप ही बना रहा है, एक्सपो भी दोनों बना रहा है। नहीं, एक्सपो भी दोनों बनती है ना, आप बात नहीं समझ रहे। एक्सपो पे देखो, मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो अगर किया हुआ है, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो, मैंने रन किया है। इसी तरह मैंने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है एक्सकोड, वो भी मैंने रन कर लिया। अब ये दो सॉफ्टवेयर मैंने किए हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर एक्सकोड और एंड्रॉइड स्टूडियो आपके सिस्टम में नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों नहीं हो सकते हैं? एक्सकोड के लिए मैकबुक चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर आप चाहते हो कि मेरे सिस्टम में नहीं भी हैं, स्टिल रिएक्ट नेटिव चलाना चाहते हो, तो एक्सपो इज द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्सपो जो है ना हमारा सारा बिल्ड बनाता है थ्रू क्लाउड, वो हमारे लैपटॉप पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसकी पावर यूज नहीं करता। कोड हम अपने लैपटॉप में कर रहे होते हैं, फिर बाकी सारा काम एक्सपो हैंडल करता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि इसमें हम बहुत बड़ी ऐप, ये कम्प्लेक्स ऐप या मुश्किल काम नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि इसमें लाइब्रेरी सारी सपोर्टेड नहीं है जो रेकनेटिव CLI में। एक्सपो की अपनी लाइब्रेरीज हैं, रेकनेटिव CLI की अपनी लाइब्रेरीज हैं। बात समझ आ गई? तो इसमें इसको हम यूज करेंगे लर्निंग पर्पज के लिए, और मे बी बेसिक ऐप्स ऐसे, सही। तो इसको हम यूज करेंगे कम्प्लेक्स ऐप्स। तो नॉर्मली हम जो भी ऐप बनाएंगे वो कम्प्लेक्स ऐप ही होगी लॉजिकली, तो इसलिए हम रेकनेटिव CLI में जाएंगे। फिर रेकनेटिव CLI में जाओगे आप अगर, तो फिर आपको वही डिमांड है, वही दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड। अगर आपके पास विंडो का लैपटॉप है तो आप ओनली एंड्रॉइड स्टूडियो चलाओगे, ऐसे ही है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो ही चलाओगे। और उसके बाद अगर आपने एक्सकोड चलाना है तो आप उसमें एक्सकोड चला लोगे सेपरेटली, और फिर एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होगी। और ये जो रन होगी ना, ये डायरेक्ट रन होगी। मतलब जैसे हमने कहा ना, इसमें एक्सपो की ऐप मुझे डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, तो यहां पे मुझे वो चक्कर नहीं है, यहां मेरा डायरेक्टली ऐप रन होगी जिस तरह मेरी बाकी ऐप्स चल रही हैं, व्हाट्सएप बाकी चीजें मेरे फोन में, ऐसे मेरे पास ऐप आए। बात समझ आ गई? तो दो एक्सपो वर्सेस रेकनेटिव CLI में समझ आ गई डिफरेंस क्या है, कि इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो एक्सकोड की रिक्वायरमेंट है, इसमें नहीं है, ये क्लाउड से मैनेज कर लेता है। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, वेरी क्विकली इंस्टॉलेशन है, सब कुछ ओके, जल्दी से ऐप बनती है। लेकिन मसला ये है कि इसमें सारी लाइब्रेरी सपोर्टेड नहीं है, और इसके अंदर सब कुछ सपोर्टेड है, कम्प्लेक्स ऐप बना सकते हैं, इवन नेटिव कोड भी कर सकते हैं जावा में, ऑब्जेक्टिव सी में, जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में नहीं पॉसिबल। लेकिन इसके लिए मुझे फिर ये एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो सारी चीज़ों में, सही है? अच्छा, अब बात आती है कि जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो से कोड कर रहे होंगे, यहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड हम इंस्टॉल कर लेंगे रेकनेटिव CLI को चलाने के लिए, फिर हम इसकी आउटपुट कैसे देखेंगे? अब दो तरह से आउटपुट देखी जा सकती है, एंड्रॉइड ऐप की भी और iOS ऐप की भी। कौन कौन सी वो दो ऐप तरीके हैं वो हम देख लेते हैं। एक तरीका है कि मेरे पास जो फ़ोन है ना वो फिजिकल फ़ोन हो, मतलब जैसे मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में फिजिकल फ़ोन कौन से हो सकते हैं जिनमें एंड्रॉइड का OS है? कौन कौन से फ़ोन होते हैं वो, किस किस कंपनी के? सैमसंग, रेडमी वगैरह। सही है। अच्छा जी, ये मैंने फ़ोन बना दिए हैं। अच्छा, ये फ़ोन मेरे एक को मैं बोलूँगा फिजिकल फ़ोन, सही है, जिसमें सैमसंग ये जो भी मेरे पास फ़ोन हैं सारी चीज़ें। और एक फ़ोन को मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, एक होता है फिजिकल फ़ोन, वो हम सबके पास फिजिकल फ़ोन है, एंड्रॉइड उसके अंदर चल रहा है। अच्छा, इसी के अंदर एक और फ़ोन होता है जो मुझे फ्री में मिल जाता है, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में चलता है ओनली, वो फिजिकल नहीं होता, सही है, उसको हम बोलते हैं इमूलेटर। क्या बोलते हैं? इमूलेटर। बात समझ आ रही है? यानी कि हम अपनी एप्लीकेशन की आउटपुट एंड्रॉइड स्टूडियो से या फिजिकल फ़ोन में देख सकते हैं, या फिर मैं इमूलेटर में देख सकता हूं। अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर मेरे पास फिजिकल फ़ोन होगा तो मेरी जब एप्लीकेशन रन होगी तो एप्लीकेशन जितना लोड ले रही है वो मेरे इस फ़ोन से ले रही है। अगर मैं इमूलेटर पे चलाऊंगा तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी मेरे, क्योंकि एंड्रॉइड रेकनेटिव CLI चलाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए, अगर मुझे एंड्रॉइड की ऐप रन करनी है, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर रहा हूं तो वो मेरे प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम कर रहा है मेरे लैपटॉप से। फिर अगर मैं उसको उसके ही इमूलेटर में, यानी कि इधर ही एक फ़ोन बना हुआ आ जाए, उसी में रन करूंगा तो वो इमूलेटर भी जो है ना वो कहां से लेगा पावर? मेरे लैपटॉप से, तो लैपटॉप और स्लो हो जाएगा। अगर तो बहुत अच्छा लैपटॉप है, जैसे ये मेरे पास M2 है, लेटेस्ट जो भी एप्पल है, तो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं इवन iOS एंड्रॉइड दोनों एट द सेम टाइम चला लूं, और दोनों फिजिकल फोन पे ना चलाऊं, इमूलेटर पे चला लूं,
और एक से ज़्यादा इमुलेटर भी चला लूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रोसेसिंग पावर है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में अच्छी पावर नहीं है और आप इमुलेटर से एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करोगे, आपका लैपटॉप और स्लो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक्स कोड के अंदर, यानी कि अगर iOS की ऐप रन करनी है, उसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है। अच्छा जी, जब मैं एक्स कोड से फ़ोन रन करूंगा, सॉरी एक्स कोड से मैं अपनी iOS की एप्लीकेशन को रन करना चाहूंगा, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है। या मैं फिजिकल आईफोन होता है ना, जब मैं एप्पल की बात करता हूँ, तो या मैं आईफोन, मेरे पास कोई फिजिकल आईफोन है, मैं डायरेक्टली उस पर ऐप रन कर लूँ। और अल्टरनेटिव मेरे पास ऑप्शन है सिमुलेटर। iOS के अंदर जो मुझे वर्चुअल फ़ोन मिलता है, उसको उस फ़ोन को सिमुलेटर बोला जाता है, और एंड्रॉयड के अंदर इमुलेटर बोला जाता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। सही है। अगर कोई बंदा सिमुलेटर बोल रहा है तो आपने समझना है कि वो मैकबुक के ऊपर है और उसके अंदर एक्स कोड से वो सिमुलेटर बना रहा है। और जब वो इमुलेटर बोल रहा है तो आपने बोलना है ये कि एंड्रॉयड के अंदर। सही है। अच्छा, अब ये जो सिमुलेटर है, यानी कि ये वर्चुअल फ़ोन हमें मिलते कैसे हैं? फिजिकल फ़ोन तो हमारे पास होते हैं ना, जो हम परचेज करते हैं, आईफोन है या मेरे पास एंड्रॉयड के फ़ोन है। ये इमुलेटर और सिमुलेटर मिलते कैसे हैं? अच्छा, एक तो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड है ना, ये अपने भी देता है, यानी कि बाय नेचर जब हम एक्स कोड इंस्टॉल करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमुलेटर इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी तरह जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काफ़ी ऑप्शन के फ़ोन मेरे पास अवेलेबल होते हैं। मैं वहाँ से कोई भी इमुलेटर चला सकता हूँ, वर्चुअल फ़ोन अपने लैपटॉप में चला सकता हूँ। वो मेरे फिजिकल फ़ोन की तरह होगा। उसमें मैं व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसमें मैं सारे काम कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल फिजिकल फ़ोन में कर सकता हूँ। और फिर थर्ड पार्टी भी ऑप्शन हैं, यानी कि दूसरी कंपनीज भी हमें इमुलेटर और सिमुलेटर प्रोवाइड करती हैं। जैसे एंड्रॉयड के अंदर एक फेमस सिमुलेटर का नाम है जेनीमोशन। जेनीमोशन एंड्रॉयड इमुलेटर, ये इस तरह का मुझे फ़ोन दे देता है। उसमें मैं सारे फीचर मेरे पास अवेलेबल हैं फ़ोन की तरह के। मैं व्हाट्सएप चीज़ें जो भी करना चाहूँ, अगर किसी के पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, वो स्टिल व्हाट्सएप और बाकी ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इमुलेटर भी अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकता है। अपने फ़ोन की तरह उसकी फीलिंग, सारी ऐप्स वगैरह, इवन देखें गेम्स वगैरह भी चल रही हैं इसके अंदर। सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं जो एक फिजिकल फ़ोन में होते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? इसमें हम जेनीमोशन भी ट्राई करते हैं, जो जब फिजिकल फ़ोन की बात आती है, सॉरी सिमुलेटर इमुलेटर की बात आती है। और दूसरा, एंड्रॉयड स्टूडियो अपना भी इमुलेटर प्रोवाइड करता है, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, ईवीएम, एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, समथिंग लाइक दैट, एवीएम आई गेस। तो वो भी ये प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसकी मदद से हम वर्चुअल फ़ोन क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो है वो हम जेनीमोशन टाइप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, जो भी आपको चीज़ मिले। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद अगर आपने एंड्रॉयड की ऐप को रन करना है, आपके पास या सिमुलेटर या इमुलेटर रनिंग फॉर्म में हो, या आपके पास फिजिकल फ़ोन रनिंग फॉर्म में हो। तो मेरे पास फिजिकल फ़ोन रनिंग फॉर्म में है। इसको कनेक्ट कैसे करना है, मैंने अपनी एक यूएसबी केबल जो भी होती है हमारी, जो भी इससे कनेक्ट करती है, उसको मैंने अपने लैपटॉप के साथ इससे कनेक्ट करना है वंस टाइम। सही है। और दूसरा, फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन होती है, सेटिंग के अंदर जाए ना, एंड पे अबाउट डिवाइस समथिंग लाइक दैट, और उस यहाँ पे होता है डेवलपर ऑप्शन, लेकिन वो आता है मेरे ख्याल से बिल्ड में से है कहीं। हाँ जी, वर्जन को एट टाइम प्रेस करें तो मेरे पास डेवलपर ऑप्शन शायद आ जाता है, बिल्ड नंबर में होता है। लेकिन खैर वो यहाँ पे मेरे पास डेवलपर ऑप्शन आ जाता है। उस डेवलपर ऑप्शन में से ऐसे यहाँ पे मैंने जाके डिबगिंग को ट्रू करना होता है। यूएसबी डिबगिंग होती है, उसको ट्रू करना होता है। इधर यूएसबी डिबगिंग करके सेटिंग में आएगा ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन, जब आप ऑन करोगे तो फिर आप जो है अपने यूएसबी के साथ फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ोन रनिंग फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप के साथ। तो अगर आपने रिएक्ट नेटिव CLI के साथ एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया है और एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास रनिंग फॉर्म में या वर्चुअल फ़ोन या फिर फिजिकल फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट, अदरवाइज एप्लीकेशन रन नहीं होगी। और iOS की अगर एप्लीकेशन रन करनी है CLI के साथ, तो आपके पास एक्स कोड होना चाहिए और साथ में आईफोन हो या फिर उसका सिमुलेटर हो, तो दोनों में से एक ऑप्शन हो ताकि आप एप्लीकेशन रन कर सको।
और अगर एक्सपो के अंदर हो तो फिर चूंकि एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड नहीं चाहिए, तो फिर सिर्फ फिजिकल फ़ोन चाहिए। उसमें वर्चुअल फ़ोन भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिजिकल फ़ोन अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो और एंड्रॉइड फ़ोन हो या फिर आईफोन हो, फिर आप एक्सपो की आउटपुट देख सकते हो। सही है, यहाँ तक किसी को टर्मिनोलॉजीज में जो भी रिएक्ट नेटिव की दुनिया में बात की जाती है सब क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब क्लैरिटी है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इसका हमें हेलो वर्ल्ड करना है। उससे पहले हम एक चीज देखना चाहते हैं कि जब हम देखो, ये जो एप्लीकेशन हम रन करेंगे ना फिजिकल फोन में या वर्चुअल फोन में, ये एप्लीकेशन जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए है। इसको देखो, वो तो मेरे फोन में है ना एप्लीकेशन, वो लोग तो नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। अब लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। सही है, लोगों को इस्तेमाल करवाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमें अपनी रिएक्ट नेटिव CLI से जो भी मेरे पास रिएक्ट नेटिव CLI है, रिएक्ट नेटिव CLI से मुझे क्या करना है, बिल्ड बनाना है। सही है, जिस तरह npm रन बिल्ड करते हैं ना Next.js या React.js में बिल्ड बनाते हैं, इस तरह इसका भी बिल्ड बनाना पड़ता है। सही है, जब हम इसका बिल्ड बनाएंगे, डेफिनेटली बिल्ड बनाने के लिए अगर आपने iOS का बिल्ड बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो। और अगर आपने आईफोन का बिल्ड बनाना है तो क्या होना चाहिए आपके पास, एक्सकोड होना चाहिए। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अगर आपने एक्सपो में बिल्ड बनाना है तो फिर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अभी CLI की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे कर लिया एक्सकोड, रिएक्ट नेटिव CLI एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया हमारे पास, और साथ में क्या आ गया, एक्सकोड आ गया। अच्छा, अब एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड के बाद हमने क्या करना है कि बिल्ड बनाना। जब बिल्ड बनाएंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे जो ऐप देगा उसकी फाइल का नाम क्या होगा, .apk और .ab फाइल, और एक्सकोड जो फाइल का नाम देगा वो क्या होगा, .ios, सॉरी IP। ठीक है, ये मुझे फाइल नेम मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये APK और AB फाइल आ जाएगी तो हमें करना क्या पड़ता है, इन फाइल को हमें अपलोड करना होता है। कहाँ पे अपलोड करना होता है, APK फाइल को हमें अपलोड करना होता है प्ले स्टोर पे, और इसको अपलोड करना होता है हमें ऐप स्टोर पे। सही है, तो उसका भी हम ड्रा कर लेते हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। सही है। अच्छा जी, डेफिनेटली फिर हमें इनके ऊपर जाके अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अकाउंट के लिए हमारे पास प्ले स्टोर की जो कॉस्ट है वो वन टाइम कॉस्ट आती है, उसको हम बोलते हैं $25 वन टाइम, लाइफ टाइम। जितनी मर्जी ऐप आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरह ऐप स्टोर के ऊपर आपको अकाउंट मिलता है, दो ऑप्शन है, $100 पर ईयर, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप ये फीस पे नहीं करोगे तो वो आपकी ऐप रिमूव कर देंगे। ये दो ऑप्शन है हमारे पास ऐप स्टोर में, और इन दोनों को अचीव करने के लिए आपको मतलब अकाउंट बनाएंगे। इनमें फ़र्क ये है कि 250 में मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, 100 में 1 यूज़र यूज़ कर सकता है, और ऐप जितनी चाहें सबमिट कर सकते हैं। ऐप की लिमिटेशन नहीं है, दोनों में अनलिमिटेड ऐप्स हैं, ऐप की कोई लिमिटेशन नहीं है। सही है। अच्छा, आप इस पे अपलोड कैसे करते हैं, हम ये API .ipa फाइल और .apk फाइल अपलोड कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी हमें बहस करनी है। APK फाइल जो है ना, वो डायरेक्टली हम जाके प्ले स्टोर पर अपलोड कर देते हैं। मतलब जब हम बिल्ड बनाते हैं, हमें एक फाइल मिलती है .apk, उस फाइल को उठा के हम प्ले स्टोर में जाते हैं अपने अकाउंट में, वहां पे जाके अपलोड का बटन बना होता है, उसमें वो फाइल चूज करके अपलोड कर देते हैं।
ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ऐप स्टोर का प्रोसेस सिंपल नहीं है। ऐप स्टोर पे अपलोड करने के लिए ऐप आपको डायरेक्टली एरो नहीं आएगा। आप पहले आईपीए फाइल को अपलोड करोगे। एक हम जब ऐप स्टोर परचेज करते हैं हमें एक और सेपरेट प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं टेस्ट फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टेस्ट फ्लाइट। हम आईपीए फाइल को अपलोड करते हैं टेस्ट फ्लाइट पे, लेकिन ये मैनुअल नहीं होता। जिस तरह एपीके को हम खुद से कॉपी करके उधर जाके अपलोड कर देते हैं ना, जैसे मैंने कोई वीडियो ड्राइव पे अपलोड करनी है, मैं उसको ड्रैग करके अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पे, ऐसे ही एपीके अपलोड हो जाती है। लेकिन डाट आईपीए फाइल ना ऐसे मिलती है ना ऐसे अपलोड होती है। ये कैसे अपलोड होती है? हम डायरेक्टली एक्सकोड को बोलते हैं कि मेरी ऐप को टेस्ट फ्लाइट पे अपलोड करो। यानी कि ये आईपीए फाइल बैकग्राउंड में बनाता है लेकिन हमें नहीं दिखाता, और ये डायरेक्टली अपलोड कर देता है किसके ऊपर? टेस्ट फ्लाइट के ऊपर। अच्छा, जब ये टेस्ट फ्लाइट पे अपलोड होती है वहां से फिर हम इसका वेरिएंट जो है ना ऐप स्टोर पे रिलीज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? कि अगर मैंने iOS की ऐप को ऐप स्टोर पे लेके जाना है तो उससे पहले मैंने उसको टेस्ट फ्लाइट के ऊपर लेके जाना है, और टेस्ट फ्लाइट के ऊपर मैं मैनुअली नहीं लेके जा सकता। उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है क्या चीज? एक्स कोड। एक्स कोड के अंदर ही बटन होता है जो टेस्ट फ्लाइट के ऊपर मेरा वो बिल्ड भी बनाता है, बिल्ड बना के वो एक्स कोड के साथ टेस्ट फ्लाइट के ऊपर अपलोड भी कर देता है। फिर टेस्ट फ्लाइट से मेरे पास बटन होता है कि इसको आप ऐप स्टोर पे अपलोड कर दो, तो वहीं से वो ऐप स्टोर पे चली जाती है। तो ये एक डायग्राम बनती है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब नॉर्मली आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? प्रोडक्शन का प्रोसेस। प्रोडक्शन मतलब जब ये ऐप मेरी कंप्लीट बन गई, टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, अब आम यूजर ने देखना है, फिर वो ये वाला स्टेप जो है ना वो फॉलो करेंगे। ऐसे ही है ना? अच्छा, लेकिन इसके अल्टरनेटिव मेरे पास एक और ऑप्शन भी आता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। देखो ना, जो डेवलप कर रहा है पर्सन वो तो है डेवलपर, ऐसे ही है ना? वो कौन है? डेवलपर। जब ऐप डेवलप करता है वो कौन डेवलप करता है? डेवलपर बनाता है उसको। अच्छा, डेवलपर जब ऐप डेवलप करता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, तो फिर कैसे फ्लो बनेगा? मतलब क्या कैसे हम चीज़ों को चलाएंगे? अच्छा, फिर हम डेफिनेटली ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे चीज़ें अपलोड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे ही है ना? फिर तो है कि जो टेस्टर टेस्ट कर रहे हैं ऐप, मतलब जब भी कोई ऐप बनती है, जो डेवलपर ऐप डेवलप करता है, फिर कोई दूसरा पर्सन मैनुअली उसको टेस्ट करता है कि यार ये फीचर बनने थे, लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, साइन अप हो रहा है, उसको हम क्यूए टेस्टर बोलते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टर। वो हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट में होते हैं, क्योंकि उनके बगैर ऐप को लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा। एरर जो है वो यूजर को जा सकते हैं, तो उसकी जॉब ये होती है कि उसने ऐप को टेस्ट करना है अच्छे से, उसको हम क्यूए टेस्टर बोलते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। अच्छा, अब उसने जब टेस्टिंग करनी है, अब जब भी आप कोड करोगे तो उसको वो चाहिए फाइल एपीके चाहिए ताकि वो अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सके, और साथ में उसको आईफोन की आईपीए चाहिए ताकि वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उसको टेस्ट कर सके। अच्छा, टेस्टिंग पर्पस के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? रिएक्ट नेटिव CLI से एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हुए हम एपीके फाइल जनरेट करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हम प्ले स्टोर पे नहीं अपलोड कर रहे होंगे, हम ऑटोमेटिकली आप इसको अपलोड कर रहे होंगे एपीके या एबी फाइल को सीधा फायरबेस। हमें एक ऑप्शन देता है फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर्विस है उसकी, फ्री सर्विस है, कोई भी यूज कर सकता है। इसके अंदर फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाके हम टेस्टर को एज एन ईमेल ऐड कर देते हैं। फिर हम जब एंड्रॉयड स्टूडियो से एपीके बनाएंगे, उस एपीके को हम फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, ये मैन्युअली भी हो सकती है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और ये ऑटोमेट भी की जा सकती है थ्रू स्क्रिप्ट, कि हम बोलेंगे जब मैं बिल्ड चलाऊं उसी में मैं एक मजीद कोड लिख दूंगा ये फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इसको अपलोड कर दे। सही है। और दूसरा तरीका है टेस्ट फ्लाइट का, एक्स कोड के लिए। एक्स कोड जो है ना वो फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है आईफोन की टेस्टिंग। इसलिए हम नॉर्मली आईफोन की टेस्टिंग जो है एक्स कोड से हम अपलोड करते हैं टेस्ट फ्लाइट पे, और टेस्ट फ्लाइट पे हम टेस्टर की ईमेल डाल देते हैं, और टेस्टर फिर ऐप को इंस्टॉल कैसे करते हैं? वो अपने फ़ोन के अंदर टेस्ट फ्लाइट की ऐप को इंस्टॉल करते हैं।
अपने आईफोन के अंदर टेस्ट फ्लाइट की ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ये कहां से मिलती है उसको? टेस्ट फ्लाइट की ऐप उसको मिलती है ऐप स्टोर से। जिस तरह एक्सपो की ऐप उसको मिली थी कहां से? ऐप स्टोर से। इसी तरह टेस्ट फ्लाइट की ऐप भी उसको कहां से मिलेगी? ऐप स्टोर से। ऐसे। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐप, जितनी भी ऐप आपकी होंगी वो इधर नजर आ रही होंगी आपको। अब किसी भी ऐप को ओपन करके, अगर लेट्स सपोज डेवलपर बाद में नया वेरिएंट डालता है, कोई एरर आई चेंजेस की, वो टेस्ट फ्लाइट पे अपलोड करेगा। अब टेस्टर को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर उसने टेस्ट फ्लाइट की ऐप अपने फोन में इंस्टॉल की हुई है इस तरह की। मेरी बात समझ रहे हो? फिर वहां से उसकी वो टेस्टिंग कर सकता है टेस्ट फ्लाइट से भी। ऑल गुड। सारी चीजें देखता है ना, डिजाइन कैसा है, खराब तो नहीं हो रहा, और फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है नहीं कर रही, बटन चल रहे हैं नहीं चल रहे, हर चीज। फंक्शनैलिटी एंड डिजाइन मेनली। रिक्वायरमेंट फिलफुल हो रही है या नहीं। सपोज उसने बोला था लॉगिन विद गूगल होना चाहिए, आपने किया ही नहीं, वो उन चीजों को नोटिस करते हैं। सही है। लेकिन फ्लो क्या रहता है? जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे रिएक्ट नेटिव के ऊपर, हम एंड्रॉइड की टेस्टिंग कराएंगे थ्रू फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। उधर टेस्टर को ऐड कर देंगे, और जब भी ऐप का बिल्ड बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली फायरबेस पे चली जाएगी। वहां से फिर नोटिफिकेशन चला जाएगा। फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन की भी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर जो टेस्टर इंस्टॉल करता है, उसके अंदर फिर उसको सारी ऐप्स नजर आती हैं, वहां से फिर वो टेस्ट कर लेता है। और आईफोन की टेस्ट फ्लाइट ऐप जो है वो इंस्टॉल करेगा टेस्टर आईफोन के लिए, और उससे फिर वो अपनी वर्किंग करेगा। सही है। तो मैंने दोनों इन्वायरमेंट बता दिए। इसमें था ऐप, हम जब ऐप बनाते हैं सीधा प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे लेके जाना है, उसका ये फ्लो है। अगर प्रोडक्शन में करनी है, अगर डेवलपमेंट में डेवलपर ने बना ली है और टेस्टर ने टेस्ट करनी है, उसका फिर ये वाला फ्लो रहता है। सही है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कि रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है वो कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं? मैंने अब आपको इसके अंदर जो जो चीज़ें थी ना वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे, ये चीज़ें रन कैसे होंगी। अब आपके अंदर क्वेश्चन आना, मतलब आप खुद ही क्लैरिटी आनी चाहिए। जब हम कोई भी बात कर रहे होंगे आपके पास क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये कैसे चलेगा, वो कैसे काम करेगा। लेट्स सपोज ऐसे अगर आपने रन करना है तो आपके पास फ़ोन चलता होना चाहिए, डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए, या आपके पास आईफोन होना चाहिए, या आपके पास वर्चुअल सिमुलेटर इमुलेटर होने चाहिए। सही है। हाँ जी, उसका वो भी होता है, लेकिन उसका भी फ्लो क्या होता है कि हम नॉर्मली, उसका फ्लो भी हम क्या करते हैं नॉर्मली के प्ले स्टोर के अंदर और ऐप स्टोर में ऑप्शन होती है कि कितने यूजर और किस किस यूजर को ऐप नजर आए और किस किस कंट्री में ऐप नजर आए। वो हमें बस उधर यूआई से जाके सेटिंग्स करनी होती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब इतने ये ईमेल्स को बस नजर आए हैं। तो जब वो आप रजिस्टर करते हो तो वो आपकी ईमेल जाके वहां ऐड कर देते हैं, फिर आपको ऐप नजर आने लग जाती है। सही है। और कोई क्वेश्चन? जब आपने नई, लेट्स सपोज आपने कुछ चेंजेस किए, सुबह आपने कुछ चेंजेस किए थे, टेस्टर ने टेस्ट कर लिया, उसने बता दिया ये गलतियां हैं, फिर आपने कोड किया, फिर आपने नया वेरिएंट डाला। तो जब हम नया वेरिएंट डालोगे, अगर उसने ऐप फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन या टेस्ट फ्लाइट की ऐप अपने पास इंस्टॉल की हुई है और एक फ्लो बना हुआ है, फिर उसको ऑटोमेटिकली फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगी कि डेवलपर ने नया वेरिएंट पुश कर दिया, आप उसको टेस्ट करो। सही है। वेब की टेस्टिंग आसान होती है क्योंकि आप जब ने भी कोड किया, आप उसको डिप्लॉयड लिंक दे दोगे वर्सल वगैरह का, कह दोगे टेस्टिंग कर दो, वो उसी लिंक पे जाएगा टेस्टिंग कर लेगा। फोन की टेस्टिंग थोड़ी टेक्निकल है क्योंकि उसको फिर ये सारे फ्लो में आना है ना, मतलब वो एपीके बनेगी, फिर उसके पास फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन हो या उसके पास टेस्ट फ्लाइट ऐप हो, फिर वो टेस्टर उसको टेस्ट कर सकता है। फिर इसका मतलब टेस्टर के पास आईफोन भी होना चाहिए और एंड्रॉइड भी होना चाहिए, फिर टेस्टिंग वो कर सकेगा। तो अल्टीमेट गोल ये है कि अगर आपने आईओएस की डेवलपमेंट करनी है, आपके पास एक आईफोन, एक अदद मैकबुक होगी, तो फिर आप अच्छी तरह खुल के टेस्टिंग कर सकते हो, खुल के काम कर सकते हो। अगर नहीं तो बाकी सारे जुगाड़ तरीके वो भी मिल सकते हैं, लेकिन उससे भी काम स्लो काम हो सकता है। अच्छा, यहां तक अगर किसी को कोई चैलेंज या कोई बात समझ ना आई हो, और फिर हम नेक्स्ट हेलो वर्ड इन रिएक्ट नेटिव करें।
अगर हमने ऐप को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया फिर कैसे करते हैं? क्वालिटी इंश्योरेंस पास होगी, फिर वहां से आपने बटन बना होगा ना, टेस्ट फ्लाइट से ही बटन दबा दोगे कि ऐप स्टोर पे भेज दो ऐप, वो भेज देगा। डैशबोर्ड से ही मैं वो दिखा दूंगा, मेरे पास सारे अकाउंट हैं, मैं आपको चला के दिखा दूंगा कि कहाँ पे कैसे चलनी है चीज़। सही है? और कोई क्वेश्चन? वो हम नहीं पे करेंगे ना, वो तो खुद पे करके हमें अकाउंट देगा, एक्सेस देगा। हाँ तो वो प्ले स्टोर के लिए तो फिजिबल है, अपनी वेबसाइट पे आपने लिंक दे दिया एपीके का ड्राइव में रख के, क्योंकि वो आप अपलोड डाउनलोड करके कर लेते हो, लेकिन उसमें भी आपको एक एंड्रॉइड स्टूडियो में भी एक वार्निंग आने लग आ जाती है कि सोर्स इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो फिर सिक्योरिटी के थोड़े इश्यूज रहते हैं। और दूसरा प्ले ऐप स्टोर पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आईफोन की ऐप कैसे करोगे फिर? आईफोन पे तो प्ले स्टोर पे से डाउनलोड किए बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है, या टेस्ट लाइट से। वो तो आईपी डायरेक्टली अलाउ ही नहीं करता ना इंस्टॉल करना। हाँ, प्ले स्टोर के बगैर भी आप अपनी ड्राइव पे रख के लिंक किसी को भी शेयर कर दो, वो डाउनलोड करके चला लेगा। आईओएस पे ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसका भी डिप्लॉय होके लिंक आता है, ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया। खामोश हो जाए। क्या डिप्लॉय होके, क्या हमें जब हम ऐप अपनी डिप्लॉय कर देंगे क्या लिंक आएगा? तो बिल्कुल आएगा। जैसे ये एक्सपो का एक लिंक है, तो ये स्टोर एप्स, आगे इसकी आईडी है, जैसे host.expo.this, इसी तरह टेस्ट फ्लाइट है, उसकी भी आईडी है, ये देखो आईडी। तो हर ऐप की एक यूनिक यूआरएल बनता है, इस यूआरएल को मैं जब भी खोलूंगा मुझे यही ऐप नजर आएगी, तो आप ये यूआरएल यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। सही है? तो ये यूआरएल आ जाता है, उस यूआरएल को हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं एंड सो ऑन, जब हम डिप्लॉय कर लेते हैं। इतना किसी को क्वेश्चन हो? रिस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली करनी है, वो भी हम लर्न करेंगे कैसे करनी है।